नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द ज्योग्राफिकल सेटिंग, भौगोलिक ढांचा, इसको हिंदी में बोलते हैं। वास्तव में इसमें यह बताया गया है कि कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को डिसाइड करता है, मतलब कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। इसमें जो कहा गया है, आप जानते हैं कि इसमें जितनी भी बातें कही गई है ये बहुत ही रिलेवेंट है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वह है कि हमको सबसे पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए। क्या है हमारा टारगेट? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सॉल्व कर पाएंगे, वो पहले ही जब क्लियर हो जाता है तो उसको हम टारगेट बोलते हैं। टारगेट मेरा लिए सबसे आसान है कि जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिया होता है, वही आपका टारगेट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत का जो ज्योग्राफिकल रीजन्स है, जो मुख्य ज्योग्राफिकल रीजन है, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा कहता है व्हाई इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स एसेंशियल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री की समझ बनानी है तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उनका अंडरस्टैंडिंग बनाना क्यों एसेंशियल है, इसको लेकर के बताना है। और साथ ही साथ कहता है डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास से आपको एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाना है। अगला क्वेश्चन कहता है मेंशन द इंपॉर्टेंट मेटल्स फाउंड इन इंडिया एंड टू व्हाट यूज वर दे पुट इन द एंशिएंट टाइम्स। जो इंपॉर्टेंट मेटल्स फाउंड हुए हैं भारत में वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ मिले हैं और उनका क्या क्या यूज था, उसको बताना है। अगला कहता है हाउ डिड द ज्योग्राफिकल सेटिंग ऑफ इंडिया प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलूं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो इसके सिमिलरली एक और टर्मोलॉजी चलता है, वो है डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इसको भी ध्यान रखिएगा। आजकल एक नया कंसेप्ट है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या दोनों में अंतर है? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी जो है वो मेन है, उन डाइवर्सिटी के बीच में आप यूनिटी की तलाश करते हो। डाइवर्सिटी इन यूनिटी का मतलब होता है कि यूनिटी मेन है, वो हमेशा रहा है, उन यूनिटी में तरह तरह के डाइवर्सिटी भी पाए जाते हैं। ये दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डिस्कस। इसको ध्यान देके आप डिस्कस कर सकते हैं। कहता है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग्स। किस किस को लोकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैबर, बोलन, गोमल, ये तीनों पास है। इसको हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्रा, अरिकमेडु, हजारीबाग, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सिंहभूम, कोलार, खेत्री एंड उज्जैन, इन जितने भी साइट्स हैं इनको आपको भारत के जो एक आउटलाइन मैप है उन पे आपको लोकेट करना है। आगे कहता है मेक ए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है भारत के उनका आपको लिस्ट बनाना है और जो मैप है इंडिया का उन पे उसको लोकेट करना है। ये टारगेट है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये सारे सवाल के जवाब देना हमारा इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का एक पर्पस है। साथ ही साथ जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ हम मैप के बारे में आइडिया दे देते हैं कि ये मैप आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये देखिए हिंदू कुश है, ये हिंदू कुश है, ये सुलेमान रेंज है और ये किरथार है। तीन समझ में आ गया। और ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये हिमालय है, ये हिमालय। और ये आपको काराकोरम दिख रहा है, काराकोरम हिमालय, ठीक है। ये हिंदू कुश, ये सुलेमान और ये किरथार। ये जो रिवर दिख रहा है आपको, ये वाली, ये आपका इंडस है, ये इंडस है और ये ऐसे होते हुए जाकर के अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इसी इंडस में मिलती है झेलम, फिर चेनाब, रावी
और इधर ब्यास और ये सतलज। यहाँ तक क्लियर। आगे अगर हम देखें तो ये रिवर है गंगा। गंगा आकर के फिर यहाँ पे मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। इस गंगा में मिलती है ये यमुना, और इस यमुना में मिलती है चंबल, बेतवा, और आगे चल करके गंगा में मिल जाती है सोन। यहाँ तक क्लियर। और इधर से एक रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा। यहाँ तक क्लियर। आगे अगर हम बोलें तो ये आपका मालवा प्लेट्यू हो गया और ये आपका विंध्य हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये विंध्य का रेंज है। ये विंध्य भारत को नॉर्थ और साउथ दो भागों में बांटती है। विंध्य के नीचे में एक नदी बहती है जिसको नाम है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे एक और रेंज है, पहाड़ी है, वो है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे है तापी। याद समझ में आ गया। विंध्य, उसके बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद तापी। उसके बाद यहाँ पे एक दामोदर रिवर है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। और नीचे अगर जाएं तो ये हो गया आपका महानदी रिवर और ये हो गया आपका गोदावरी रिवर। ये आपका गोदावरी हो गया और ये आपका महानदी हो गया। ये बीच जो है बहुत ही फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये आपका कृष्णा हो गया, तो आपका विंध्य हो गया, उसके बाद महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। कृष्णा के बाद और नीचे जाएं तो ये आपका कावेरी हो गया। ये पूरा जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट का एरिया है, पर ये कई जगह टूटा हुआ है, कई जगह यहाँ पे नदियों ने रास्ता बना दिया है। और ईस्टर्न घाट के बाद ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, इसको ईस्टर्न कोस्ट भी कहते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड, ये वेस्टर्न घाट है ना। वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में जो तट है उसको मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। ये क्लियर, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। यहां तक क्लियर हो गया। इस साइड है अरेबियन सी और इस साइड है बे ऑफ बंगाल। ये है बर्मा जिसको बोलते हैं म्यांमार, और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम बात करते हैं तो चलते हैं चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और मैप दिखा देना चाहते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपको पढ़ना समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसीलिए इस मैप को अगर हम देख लें तो चलिए, अभी हमने बात किया गोदावरी का, ये गोदावरी हो गया। ये रिवर है कृष्णा, ऐसे करके आती है, ये है कृष्णा। ये है भीमा, आगे चर्चा चलेगा भीमा पे भी। ये जो रिवर है ये तुंगभद्रा है, ये है पेन्नार, ठीक है। यहां पे ये है कावेरी, यहां पे ये है चेन्नई। यहां पे 3 साइट है, अरिकमेडु, करेकाडु और कावेरीपट्टनम। ये रिवर है वैगई रिवर। यहाँ पे एक गैप है, वेस्टर्न घाट में एक गैप है, इस गैप का नाम है पाल घाट, इसको याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। पाल घाट, कावेरी, वैगई, अरिकमेडु, करेकाडु और कावेरीपट्टनम, पेन्नार, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, गोदावरी। आगे देखिए, ये है मम्मल्लपुरम, इसी को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। इस मैप में मैंने आपको ये दिखाया। एक चीज और आएगा इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, ये टर्मिनोलॉजी आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठंडी के मौसम में दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के आसपास जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी में यहाँ पे ये अराइज होता है, कैस्पियन सी से भी कुछ जलवाष्प लेते हैं और फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए नॉर्दर्न जो इंडिया है ठंड के मौसम में यहाँ बारिश करता है। ये सारी बातें बुक में लिखा गया है, उन्हीं को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं मैप बना कर को बता रहा हूँ। आगे एक और इम्पॉर्टेंट मैप है,
इसमें टर्मोलॉजी आएगा पामीर की गांठ के बारे में या पामीर के पहाड़ के बारे में। ये पामीर कहाँ है, तो ये हिमालय रेंज इधर से जा रहा है, यहाँ पे काराकोरम जो मैंने अभी दिखाया था, इधर से हिंदू कुश आ रहा है। तो ये तीन तो मैंने पहले वाले मैप में दिखा ही चुका था। ये एलाई का माउंटेन, ये तियनसान माउंटेन है, ये अल्तियान ताग है और क्वेनलून है। ये सारे आकर के जब यहाँ मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक गांठ बनाते हैं या नोट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं पामीर का नोट। ये टर्मोलॉजी बार बार आपकी किताब में आएगा। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताने की कोशिश किया। पामीर के बारे में बताया, वेस्टर्न घाट के बारे में बताया, मम्मलपुरम के बारे में बताया और ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं अपने काम की बात करते हैं शुरू से। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। जब तक ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा तब तक इंडिया की हिस्ट्री को समझना बड़ा ही टफ है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट उतना बड़ा है, अगर यूरोप से हम रसिया को हटा दें तब जो रसिया यूरोप बचता है उतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसका टोटल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है इतना स्क्वायर किलोमीटर से। सबसे बड़ी बात है जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें 5 देश आता है, 5 कंट्रीज आता है। इसको याद रखिएगा, नेपाल, बांग्लादेश है ना, इंडिया, भूटान और पाकिस्तान। इसमें कभी कभी श्रीलंका भी जोड़ देता है, पर श्रीलंका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है और अगर आप उसको टिक मार दी कि हाँ ये है तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा फिगर्स दिए हुए हैं। ये आज के अनुसार बहुत ही पुराना हो गया है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ करके बाहर आगे निकल रहे हैं। कहता है आगे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है। आप जानते हैं जो एशिया है वो एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में एक सब कॉन्टिनेंट है इंडिया। अब जो एशिया कॉन्टिनेंट है उनमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ तो यूनिकनेस होगा कि ये कॉन्टिनेंट के अन्य पार्ट से अलग है, इसी बात को इसमें दिखाया गया है। कहता है कि ये बिल्कुल है वेल डिफाइंड है, यूनिट है और ये सिचुएटेड कहाँ है तो ट्रॉपिकल जोन में है। ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो भारत का ज़्यादातर जो पार्ट है इसी ट्रॉपिकल जोन में आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात करता है मॉनसून का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल मॉनसून से पीटी से रिलेटेड भी और मेंस में भी कई बार आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताया गया है मॉनसून के बारे में। तो कहता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इन सारे चीज़ों पे भारत में मॉनसून का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। कहता है साउथ वेस्ट मानसून। मानसून के 2 पार्ट हैं, उसमें एक साउथ वेस्ट मानसून की बात करता है। साउथ वेस्ट नाम ही क्यों पड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई हवा जिस डायरेक्शन से चलती है, से जिधर से आती है, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून का मतलब हो गया, साउथ वेस्ट मानसून का मतलब हो गया कि ये जो हवा है ये इधर से आ रही है, साउथ और वेस्ट से आ रही है, इसीलिए इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून हो गया। ये कब से कब चलती है तो जून से लेकर के अक्टूबर चल सकती है और भारत में वेरिंग डिग्री का वर्षा करता है। भारत में भारत का जो इंडिया का जो मेजर पार्ट है वहाँ पे अलग अलग वर्षा करती है, मतलब हर जगह समान नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है। कहते हैं जब प्राचीन काल की अगर हम बात करें उस समय जो इरिगेशन था वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, इसलिए जो वर्षा होता था बहुत ही क्रूशियल रोल एग्रीकल्चर में अदा करता था। और भारत में जो कृषि होता था वो 2 तरह का होता था, मेनली एक खरीफ और दूसरा रबी। खरीफ जो होता है वो गर्मी के मौसम होता है और नॉर्थ इंडिया में है ना टोटली ये जो खरीफ फसल है डिपेंडेंट होता था साउथ वेस्ट मानसून पे। यही बात यहाँ पे कहा गया। अगर हम विंटर की बात करें तो कहता है विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, है ना, जो अभी मैंने पिक्चर में बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में वर्षा लाता है, बारिश करता है। और इस समय में व्हीट बार्ले जो है यह मेन क्रॉप होता है। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया मतलब है ना
ये जो इंडिया है ये आपका, ये हो गया आपका गुजरात, और फिर ये वाला जो पार्ट है नीचे, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये कहता है पार्टिकुलरली इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु मेजर जो रेनफॉल होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवा से कहाँ पे वर्षा होती है, तो पेनिनसुलर इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु के तट पे होता है। और ये वर्षा कब होता है, तो मेनली ये वर्षा होता है अक्टूबर, मिड अक्टूबर से लेकर के मिड दिसंबर के बीच में। अब कहता है वंस द डायरेक्शन ऑफ मानसून वाज डिस्कवर्ड, पहले ये मानसून तो था लेकिन मानसून के बारे में लोगों को पता नहीं था, इनके डायरेक्शन के बारे में पता नहीं था। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास जो व्यापारी थे उनको इस मानसून के डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, है ना, साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द वेस्ट एशिया एंड द मेडिटेरियन। इससे क्या हो गया, जितने भी है ना वेस्ट एशिया के ट्रेडर्स थे या मेडिटेरियन सी के एरिया के ट्रेडर्स थे, साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन समझ में आने के बाद, उनके बारे में जानकारी होने के बाद, ये लोगों के लिए वेस्टर्न एशिया से या मेडिटेरियन एरिया से भारत आने के लिए, या इंडिया आना हो या साउथ ईस्ट एशिया आना हो, इनके लिए बड़ा ही आसान हो गया। दे रिटर्न विद द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून वेस्टवार्ड। अगर जैसे ही नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसे ही भारत में पहुंचता था, उसी हवा, मानसून की हवा का हेल्प लेकर के ये फिर वेस्ट की ओर लौट जाता था। कहने का मतलब ये है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता था तो यहाँ पे अपनी जहाज को उतारता था और भारत पहुँच जाता था या साउथ ईस्ट एशिया पहुँच जाता था। और जब नॉर्थ और ईस्ट मानसून का भारत में आगमन होता था तो उसी के सहारे यहाँ पे अपने शिप को उतारता था और यहाँ से इधर पहुँच जाता था। यही बात इसमें कहा गया। आगे कहता है द डिस्कवरी ऑफ द मानसून एनेबल इंडिया टू कैरी ऑन ट्रेड एंड एस्टैब्लिश कल्चरल कॉन्टेक्ट। डिस्कवरी होने के कारण ये यातायात जो है, कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया, जिससे ट्रेड करना बहुत ही इजी हो गया। और कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान होने से कल्चरल जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही आसानी से भारत और इसके साथ होने लगा। भारत और वेस्ट एशिया के साथ हुआ, मेडिटेरियन जो एरिया है उसके साथ हुआ, और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे कल्चरल कॉन्टैक्ट होना बहुत ही आसान हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कहता है इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ नॉर्थ में हिमालय से बाउंडेड है और जो 3 और साइड है वहाँ पे बाउंडेड है किस सी से, तो सी से बाउंडेड है। हिमालय क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हिमालय क्या क्या इंपॉर्टेंस है भारत में, या हिमालय कैसे भारत के इतिहास को डिसाइड करता है, इसको समझिएगा। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्कटिक एरिया है, वहाँ से बहुत ही कोल्ड विंड साइबेरिया को क्रॉस करते हुए, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए भारत की ओर जैसे ही आने की कोशिश करता है तो ये जो हिमालय है उसको रोक देता है। हिमालय मतलब भारत में उस ठंड हवा को पहुँचने ही नहीं देता है, और इसीलिए भारत में थ्रू आउट मतलब साल भर लगभग जो है मौसम जो होता है गर्मी रहता है। क्योंकि भारतीय प्लेन में ठंडा उतना ज़्यादा सीवर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते हैं और ज़्यादातर समय ओपन एरिया में रहते हैं। यही बात यहाँ कहा गया हिमालय का। ये हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट बोलता है, मतलब दूसरी तरह से अगर देखें कि हिमालय जो जोग्राफिकल एक फीचर है वो कैसे भारतीय इतिहास को डिसाइड करता है, तो कहता है ये जो हिमालय है ये जितने भी इन्वेजन्स हो सकते थे, आक्रमण हो सकते थे बाहर से, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, भारत में आक्रमण नहीं होने देता है। दिस वॉज स्पेशली ट्रू इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। जब प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स था, जबकि कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट था, उस समय में ये बात बहुत ही सही था कि इन्वेजन्स आक्रमण जो होते थे उनको रोकता था। हाउएवर ऑन द नॉर्थ वेस्ट द सुलेमान माउंटेन रेंज विच आर इन साउथवर्ड। अब हम सुलेमान माउंटेन रेंज की बात करते हैं, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे कि सुलेमान माउंटेन रेंज कहाँ है। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था, ये सुलेमान माउंटेन रेंज है ना, ये किरथार है। तो कहता है ये जो सुलेमान माउंटेन रेंज है
ये क्या है, तो कंटिन्यूएशन विद द हिमालयस, हिमालयस का ही कंटिन्यूएशन है। इसको क्रॉस किया जा सकता था। एक तरफ कहा कि हिमालय को क्रॉस नहीं किया जा सकता था, बाहर के आक्रमणकारी यहाँ नहीं आ सकते थे, लेकिन सुलेमान जो कि हिमालय का ही कंटिन्यूएशन है साउथ के डायरेक्शन में, उनको क्रॉस करने के लिए किया जा सकता था। किससे, तो खैबर पास से, बोलन पास से और गोमल पास से। गोमल और बोलन 3 पास है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर जो है वो खैबर है, क्या है, खैबर है, सबसे ऊपर खैबर है, उसके बाद गोमल है और उसके बाद बोलन है। KGB क्या है, रसिया का स्पाई एजेंसी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो कहता है कि ये जो सुलेमान रेंज है ये ज्वाइन कर लेता है, और साउथ जाइएगा तो बलूचिस्तान में एक किरथार रेंज है उससे, और किरथार रेंज को पास किया जा सकता है बोलन पास से। तो 3 पास की बात किया गया है यहाँ पे, और 2 रेंज की बात किया गया है, एक सुलेमान रेंज और दूसरा किरथार रेंज। थ्रू दीज पासेस टू-वे ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑनवर्ड्स। मतलब सेंट्रल एशिया और भारत के बीच, सेंट्रल एशिया में कितने कंट्री है, 5 कंट्री है, उसको याद रख लीजिएगा। सेंट्रल एशिया कहाँ है, तो जो आपका अफगानिस्तान है उसकी जस्ट ऊपर में जो पार्ट है वो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है। मैप में देख लीजिएगा, 5 सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं। पूछा जा सकता है सेंट्रल एशिया में किस किस कंट्री का बॉर्डर भारत से, अफगानिस्तान से, चाइना से, मंगोलिया से, इस सब से मिलता है। कहता है वेरियस पीपुल्स फ्रॉम इंडिया, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एज इन्वेटर्स एंड इमिग्रेंट्स एंड वाइस वर्सा। कहता है बहुत सारे लोग इस जगह से, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया, या इंडिया से वहां पे गया, एज ए इन्वेडर से आया और गया, या नहीं तो इमिग्रेंट्स के रूप में आया। इमिग्रेंट्स मतलब जानते हैं क्या होता है, जब बाहर से कोई आता है तो उसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे आई की जगह पे ई लगा दिया जाता है, EMIGRANTS होता, इसका मतलब अंदर से कोई जब बाहर जाता है, भारत से जब बाहर जाएगा तो उसको इमिग्रेंट्स ई हो जाएगा, और आई लगा हुआ है तो बाहर से कोई आया, एंड वाइस वर्सा। इवन द हिंदू कुश, द वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय सिस्टम। हिंदू कुश मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदू कुश कहाँ है, तो हिंदू कुश क्या है, तो हिमालय का वेस्टवार्ड एक्सटेंशन है। कहता है ये हिंदू कुश डिड नॉट फॉर्म एन इनसेपरेबल बैरियर बिटवीन द इंडस सिस्टम एंड द ऑक्सस सिस्टम। कहता है ये जो हिंदू कुश है ना, ये भी एक ऐसा बैरियर नहीं है जिसको कि पार नहीं किया जा सकता है। किनके बीच, मतलब एक तरफ इंडस सिस्टम है, मैंने इंडस सिस्टम बताया, और दूसरी तरफ ऑक्सस सिस्टम है। इस ऑक्सस सिस्टम मतलब आज इसी रिवर का नाम अमू दरिया है। तो हिंदू कुश के एक तरफ अमू दरिया है और दूसरी तरफ इंडस नदी है। तो इंडस वाले एरिया में जो लोग रहते हैं और अमू दरिया या ऑक्सस नदी वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, उन दोनों के बीच में ये हिंदू कुश बाधक नहीं बन पाया, अर्थात एक दूसरे के पास, एक दूसरे के एरिया में जाकर के क्रॉस करते थे, हिंदू जो कुश है उसको पार कर जाते थे। द passes facilitate trade and cultural contacts between the India on the one hand and the Central Asia and the West Asia on the other hand। मतलब ट्रेड हुआ, कांटेक्ट हुआ, कल्चरल कांटेक्ट हुआ, यही सब तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कैसे ज्योग्राफी इन सारे चीज़ को फैसिलिटेट करता है या इन सारे चीज़ों में कैसे बाधक बनता है, यही बात तो इस चैप्टर में आपने पढ़ रहे हैं। आगे कहता है नेस्टेड इन द हिमालयास आर द वैलीज ऑफ कश्मीर नेपाल। कहता है कि वैली ऑफ कश्मीर और नेपाल जो है वो हिमालय में एक तरह से घिरा हुआ है, एक तरह से सुरक्षित है। सराउंडेड ऑल साइड्स बाय द हाई माउंटेन्स, चारों बगल से हाई माउंटेन से घिरा हुआ है। वैली ऑफ कश्मीर डेवलप्ड इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। कहता है कि जो कश्मीर और नेपाल की वैली है ये चारों तरफ से सुरक्षित है, फिर भी कहता है बट इट कुड बी रीच थ्रू सेवरल पासेस, बहुत सारे पासेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा सकता है। कहता है विंटर का जो मौसम आता है ना, कंपेल्ड सम ऑफ इट्स पीपुल, कश्मीर के कुछ लोगों को कंपेल करता है कि वो जाए प्लेन्स में, और जैसे ही समर आता है तो यह जो अट्रैक्ट करता है किसको, शेफर्ड्स, जो प्लेन में भेड़ और बकरी चराने वाले लोग होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है कि वो इन पहाड़ी में जाए। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक है और जो कल्चरल है इंट्रैक्शंस होता है किनके बीच, तो ये प्लेन वाले एरिया और वैली वाले में चलते रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब कहता है ये जो पामीर प्लेट्यू है, जो मैंने आपको बताया था, पामीर का गांठ, पामीर का नोट,
कहता है पामीर प्लेट्यू डिड नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग ए ट्रांसमिटिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म फॉर द एडजेसेंट एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। एक बहुत बड़ी चीज समझिएगा कि एंशिएंट समय में जब बुद्धिज्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय में कश्मीर बुद्धिज्म का मेन सेंटर था और वहाँ से जो बुद्धिज्म को फैलाने वाले मिशनरीज थे वहाँ से जाते थे सेंट्रल एशिया में। तो इसका मतलब कश्मीर से जब सेंट्रल एशिया जा रहे थे तो उस समय ये जो पामीर का प्लेट्यू था ये उसमें बाधक नहीं बना, मतलब इनको भी क्रॉस किया जा सकता था। यही बात यहाँ पे कह रहा है। द वैली ऑफ नेपाल जो है ये कश्मीर से ज़्यादा छोटा है, इज एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स। जो गंगेटिक प्लेन के लोग हैं उनके लिए आसानी से एक्सेसिबल था। किस रास्ते से जाते थे? तो बहुत सारे पासेस थे, उनसे क्रॉस करके वो नेपाल के वैली में पहुंच जाते थे। लाइक कश्मीर इट्स आल्सो बिकेम ए सेंटर ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ संस्कृत। जिस तरह से कश्मीर है उसी तरह से नेपाल भी संस्कृत के उद्भव उत्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बोथ द वैली बिकेम द रिपोजिटरीज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स का रिपोजिटरीज है यह दोनों वैली। यही बात यहाँ कह रहा है। द फुट हिल्स ऑफ हिमालय लैंड, आगे कहता है ये जो फुट हिल्स क्या होता है याद रखिएगा, 600 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई, जो हिमालय का 600 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई वाला भाग है उसको फुट हिल्स कहा गया है। तो ये जो फुट हिल्स वाला एरिया था ये बहुत ही क्लियरली इसको क्लियर किया जा सकता था, यहाँ के जंगल्स को काटा जा सकता था कंपेयर टू एल्यूवियल सॉइल्स। एल्यूवियल सॉइल्स मतलब दोमट जो मिट्टी होता है, वहाँ पे जो जंगल होते हैं प्लेन में वो बहुत ही घना होता है, बहुत ही कठोर होता है। उसके कंपेयर में फुट हिल्स वाले जंगल को साफ करना बड़ा आसान था। इट वॉज ईजी टू क्रॉस रिवर इन दीज एरियाज। यहाँ के जो रिवर है उनका साइज जो है बहुत ही छोटा है, स्मॉलर है चौड़ाई में, इसलिए यहाँ पे इस रिवर को क्रॉस करना बड़ा ही आसान था। एंड हेंस द अर्लीस्ट रूट स्किल्ड अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। इसीलिए जो अर्लीस्ट रूट्स बना क्रॉस करने का वह इसी फुट हिल्स एरिया वाले जो है वहाँ पे बना। फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट एंड वाइस वर्सा, जो रूट्स था जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता था या ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता था, वह रूट जो डेवलप हुआ वो सबसे पहले आसानी से कहाँ डेवलप हुआ? तो फुट हिल्स ए वाले एरिया में ही डेवलप हुआ। क्लियर हो गया वहां तक? Himalayas from the west to the east, and naturally the earliest agriculture settlements and the estates were founded in the foothills in the 6th century BC. 6th century BC में ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन भारत में हुए हैं। इसी समय 16 महाजनपद की शुरुआत इस समय में बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था, है ना। ये सारे चीज़ जो है वास्तव में यहीं पे डेवलप होना शुरू हो गया। एंड ट्रेड रूट्स फॉर द तराई रूट्स, और जो ट्रेड रूट्स है वो भी इसी तराई रूट्स मतलब क्या होता है? फुट हिल्स वाले एरिया में। कौन सा एरिया? फुट हिल्स वाले एरिया को ही तराई रूट्स कहा जाता है। बात क्लियर? द हार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया इज फॉर्म बाय इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स। अब कहता है रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट है? रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को डिसाइड करने में, किस अब पैराग्राफ में बताया गया। विच वॉज सोलन बाय द ट्रॉपिकल मानसून। ये ट्रॉपिकल मानसून की जो बारिश बहुत ज़्यादा होता था तो इस रिवर को बहुत ज़्यादा पानी मिलता था और पूरा ये अपनी चौड़ाई में आ जाता था। दीज कंसिस्ट द प्लेन्स ऑफ द इंडस सिस्टम, इंडो गंगेटिक डिवाइड, गंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स। ये 4 भाग की बात कहा गया, 4 एरिया की बात कहा गया है। 4 एरिया है जिसमें एक इंडस सिस्टम वाला हो गया, एक गंगेटिक बेसिन वाला हो गया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है जिसको इंडो गंगेटिक डिवाइड कहते हैं वो एरिया हो गया, और चौथा ब्रह्मपुत्रा बेसिन हो गया। कहता है प्रोसीडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाएंगे तो वेस्ट ईस्ट जाएंगे तो आपका जो एनुअल रेनफॉल है वो इंक्रीज करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेकर के 225 सेंटीमीटर रेनवल रेनफॉल। इंडस जो वेजिटेशन है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 से 37 सेंटीमीटर 25 to 37 सेंटीमीटर रेनफॉल है। एंड पोसेड विद द वेस्टर्न गंगेटिक वेजिटेशन के पास अगर आप चले जाएं तो जहाँ पे 37 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल कुड बी क्लियर्ड विद स्टोन एंड कॉपर इम्प्लीमेंट्स। जो स्टोन पत्थर या कॉपर तांबा के जो औजार है उससे आसानी से
ये इंडस वेजिटेशन या वेस्टर्न गंगेटिक वेजिटेशंस को आसानी से साफ किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 25 से लेकर के 60, 25 से लेकर के 60 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। इसलिए यहाँ के जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घने नहीं थे, है ना। साफ करके इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता था, यही बात इसमें कहा गया, फिट फॉर द एग्रीकल्चर। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मिडिल गंगेटिक वेजिटेशन। लेकिन कॉपर के यूज या स्टोन को यूज करके मिडिल गंगेटिक वेजिटेशन को साफ करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल था वो 60 to 125 सेंटीमीटर ये था पर ईयर था। सर्टेनली वाज नॉट, है ना, नॉट इन द केस ऑफ लोअर गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा वेजिटेशन। अगर लोअर गंगेटिक की बात करें या ब्रह्मपुत्रा एरिया के वेजिटेशन की बात करें, जहां पे कि 125 से लेकर के 250 सेंटीमीटर पर ईयर का रेनफॉल है, वहां तो कतई संभव नहीं था कि आप पत्थर के औजार से या तांबा के औजार से जंगल को साफ कर रहे हैं। The thickly forested area which also contained hard soils could be cleared only with the help of the iron implements। कहता है वो तभी इसको किया जा सकता था जब आयरन इम्प्लीमेंट्स, है ना, जब आयरन के औजार हुए तभी इस थिकली डेंस्ड फॉरेस्ट को साफ किया जा सकता था। Therefore the natural resources of the less rainy water were utilized first। इसीलिए जो लेस रेनी एरिया था, जैसे कि आपका इंडस वैली का जो एरिया था या वेस्टर्न गंगेटिक बेसिन्स का एरिया था, वहाँ पे लेस रेनी था, इसीलिए वहाँ पे यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को बड़ा ही आसान था। एंड लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट्स जनरली स्प्रेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए मानव सबसे पहले अगर बसा कहीं पे तो वो वेस्ट साइड में बसा और उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते ईस्ट की ओर गया। यही बात इस पैराग्राफ में कह रहा है। Once brought under cultivation, the Indus Gangetic Plain produced। इस मैप में आराम से देख सकते हैं आप, ये एनुअल रेनफॉल का एक तरह दिया हुआ है और एक सिंबल देके बताया गया है कि कहाँ पे क्या है। अंडर मतलब 20 से अगर कम है तो ये वाला एरिया में देख रहे हैं आप 20 से कम है। सबसे घना अगर देखेंगे तो ओवर 400, ये वाला जो एरिया है 1 over 400 हो गया। ये वाला यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ओवर 400 हो गया। ये सारी चीज़ को देख लीजिएगा। आगे कहता है रिच क्रॉप्स एंड सपोर्टेड सक्सेसिव कल्चर्स, मतलब वो जो एरिया है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन हुआ इंडस एंड गंगेटिक प्लेन्स में, यहाँ पे प्रोड्यूस किया बहुत ज़्यादा रिच क्रॉप्स एंड सपोर्टेड सक्सेसिव कल्चर्स। जहाँ पे क्रॉप होगा, खाने पीने का होगा, वहीं ना कल्चर सक्सेसिव जो कल्चर्स होगा वो वहाँ पे डेवलप हो सकता है। कहता है इंडस एंड वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स मेनली प्रोड्यूस व्हीट एंड बार्ली, while the middle and the lower Gangetic plains produce rice which also become the stable diet of Gujarat and the south of the Vindhyas। ये बात समझ में आ गया कहाँ पे क्या हो रहा है, वही बात कर रहा है। अब कहता है हड़प्पा कल्चर originated and flourished in the Indus Valley civilization। ये बात समझ में आ गया। कहता है हड़प्पा कल्चर कहाँ हुआ वो बता दिया। अब बात करता है वैदिक कल्चर कहाँ पे ओरिजिनेट किया गया। तो वैदिक कल्चर ओरिजिनेट हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एंड पंजाब में, जबकि फ्लोरिस्ट कहाँ हुआ है तो वेस्टर्न गंगेटिक बेसिन में। समझ में आ गया। सबसे पहले हड़प्पन कल्चर की बात किया, उसके बाद वैदिक कल्चर की बात किया। वैदिक कल्चर कहाँ पे ओरिजिनेट किया और कहाँ पे फ्लोरिस्ट किया, ये दो बात कह दिया। अब आता है पोस्ट वैदिक कल्चर की बात करता है। ये मेनली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आयरन थ्राइव इन द मिडिल गंगेटिक बेसिन। पोस्ट वैदिक कल्चर कहाँ पे थ्राइव किया तो मिडिल गंगेटिक बेसिन। और पोस्ट वैदिक कल्चर के लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते थे तो आयरन को यूज करते थे। अब कहता है लोअर गंगेटिक वैली की बात करें या नॉर्थ बंगाल की बात करें तो ये रियली जो लाइमलाइट में आया है ये कब आया है तो गुप्ता एज में आया है। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा वैली की बात करें कवरिंग आसाम, ये इंपॉर्टेंस में कब आया है तो कहता है ये अर्ली मिडिवल जो टाइम्स है उस समय में यही इंपॉर्टेंस में आया है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है एरिया में कब कब किस एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस समय में हुआ, ये बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पावर्स फाउट फॉर द पोजिशंस ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज स्पेशली द गंगा यमुना दोआब प्रूव टू बी द मोस्ट कोवेटेड एंड कंटेस्टेड एरिया। इन सारे फर्टाइल जो एरियाज है, जो प्लेन्स थे, वैलीज है,
इन सब चीज़ों के लिए आपस में जितने भी उस समय वॉरियर ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, स्पेशली गंगा यमुना दोआब के लिए। कहता है रिवर सर्व्ड एज आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। आप जानते हैं एंशियंट टाइम्स में बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि रोड बनाना बहुत संभव नहीं था, इसीलिए जो मेन और मटेरियल, याद रखिएगा 3 चीज़ का ट्रांसफर होता है, मेन, मटेरियल एंड आइडिया। तो यहाँ पे 2 चीज़ की बात किया गया है, मेन एंड मटेरियल का, और जब मेन जाएगा तो वहाँ पे आइडिया भी क्रॉस करेगा ही। मेन मटेरियल वेयर मूव्ड बाय बोट उस समय में। रिवर्स रूट्स देयरफॉर प्लेड हेल्प्ड मिलिट्री एंड कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट। इविडेंटली द स्टोन पिलर्स, अगर हम करें जो अशोका का जो पिलर है वो कैरिड आउट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाय बोट। अशोका का पिलर समझ रहे हैं, नाव से ही देश के अलग अलग भागों में उसको ले जाया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कंट्री टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता है ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक जो रिवर्स रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आजकल भी रिवर रूट्स को फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश किया जा रहा है ना। बहुत सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्ट इससे, क्योंकि वाटर में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, लैंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, वाटर में फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए ईंधन कम ईंधन में ज़्यादा सफ़र किया जा सकता है वाटर पे। फर्दर द रिवर्स इनंडेटेड द नाइबरिंग एरियाज एंड मेड देम फर्टाइल। और रिवर कभी कभी मतलब बाढ़ के पानी से चारों बगल अपने पानी को फैलाता है, जिसके कारण वो एरिया फर्टाइल हो जाता है। दे आल्सो सप्लाइड वाटर टू द कैनल, और उससे जो है कैनल को भी पानी सप्लाई होता है। हाउएवर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंस है रिवर का कैसे हिस्ट्री को डिसाइड करता है। हाउएवर द कॉज हैवी फ्लड्स व्हिच पीरियडिकली डिस्ट्रॉयड टाउन्स। आप जानते हैं कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे टाउन्स जो डिस्ट्रॉयड हुए हैं वो जो रेन के फ्लड्स आए वो रिवर फ्लड्स के कारण ही हुआ है, यही बात कर रहा है। सो मेनी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैव बीन वॉश्ड अवे बियॉन्ड रिकवरी। बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो वॉश्ड अवे हो गए, बर्बाद हो गए। नेवरथलेस इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड कैपिटल्स सच एज हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र एंड अदर्स वेयर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। कहते बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल शहर थे जो कैपिटल्स थे वो रिवर्स के किनारे ही अवस्थित थे। इन द मॉडर्न टाइम्स अगर आप बात करें, अगर आपको कोई अर्बन सेटलमेंट एस्टेब्लिश करना हो तो आप क्या कीजिएगा, रेलवे या रोड का जो जंक्शन है या इंडस्ट्रियल या माइनिंग एरिया से वहाँ पे आप सिटीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन प्री इंडस्ट्रियल एरिया में लोग ज़्यादातर रिवर के किनारे ही शहर एस्टेब्लिश करते थे। Above all, the rivers provided political and cultural boundaries. These were also formed by mountains. देखिए पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज बनाता था क्या, तो रिवर्स। यही काम कौन करता था, तो माउंटेन करता था। दस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। यहाँ तक अब समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि जो इंडियन पेनिनसुला है उसका जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग है ना, उसको बोला जाता है कलिंगा, कवरिंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ उड़ीसा। आज का जो बेल्ट है वहाँ पे कलिंगा था, आज का जो उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे कलिंगा था। वाज सिचुएटेड बिटवीन द महानदी एंड द गोदावरी ऑन द साउथ। नॉर्थ में अगर कहें तो महानदी और साउथ में अगर कहें तो गोदावरी। मतलब महानदी और गोदावरी के बीच में कौन सा राज्य स्टेब्लिश था उस समय में, तो कलिंगा। ये बात समझ में आ गया। अब कहता है थोड़ा सा और जाइए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये कहां से कहां तक था, तो गोदावरी ऑन द नॉर्थ एंड द कृष्णा ऑन द साउथ। मतलब नॉर्थ में गोदावरी और साउथ में कृष्णा, इन दोनों के बीच में क्या था, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश था। The Deltic plains formed by these two rivers at their mouths sought into historical importance by the beginning of Christian era। ये कहता है ये जो गोदावरी और कृष्णा इसका जो डेल्टिक प्लेन्स था बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसको प्राप्त हुआ। कब, तो कहता है बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा, मतलब जब क्रिश्चियन इरा की शुरुआत हो रही थी उस समय। एंड दे बिकेम studded with towns and ports under the सातवाहनास and their successors। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाउन्स एंड पोर्ट्स डेवलप हुए, किसके अंतर्गत, तो जो सातवाहना रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ या सातवाहना के बाद जो रूलर्स वहाँ पे हुए उन्होंने इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट स्थान दिलाया। यही बात कर रहा है। फाइनली अगर आप बात करें तो तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु मेजर पार्ट जो तमिलनाडु का है वो कहाँ है, तो कृष्णा
नॉर्थ में और कावेरी साउथ में। इन दोनों के बीच में तमिलनाडु का मेजर पार्ट है। अगर आप कावेरी की बात करें तो दे वैली एक्सटेंडेड इन द साउथ रफली टू द वेगई रिवर एंड इन द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द पेन्नार रिवर। अगर हम पेन्नार रिवर की बात करें तो पेन्नार और वेगई के बीच में, देखिए बीच में तो कावेरी बह रही है, कावेरी के अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो पेन्नार रिवर है और साउथ में चले जाएं तो वेगई रिवर है। तो पेन्नार से लेकर के वेगई तक इस पूरे एरिया की बात यहाँ पे कर रहा है। इट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन एंड बिकेम द सीट ऑफ द चोला पावर ए लिटिल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा। क्रिश्चियन इरा जैसे ही शुरुआत हो रहा था उससे जस्ट पहले यहाँ पे चोला जैसा जो रूलर है वो यहाँ पे आया और यहाँ पे अपना एक रूल एस्टेब्लिश किया, यही बात कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं चोला। तो सबसे पहले कलिंगा की बात किया, उसके बाद किसकी बात किया, सातवाहना का किया, अब चोला का कर रहा है। एक और बचा हुआ है। दिस एरिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ तमिलनाडु। ये साउथ तमिलनाडु की बात कर रहा था, अब हम नॉर्थ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। which consisted of the uplands and came into prominence under the Pallavas in the 4th-6th century ADs। 4th-6th century ADs में जो तमिलनाडु का अपलैंड्स वाला एरिया है वहाँ पे पल्लवा का रूल एस्टेब्लिश हुआ। ये बात समझ में आ गया, मतलब 4 रूलर्स डायनेस्टी की बात किया है। सबसे पहले कलिंगा का बात किया जो कहाँ से कहाँ तक है तो महानदी से गोदावरी के बीच में है। उसके बाद सातवाहना का बात किया जो कहाँ से कहाँ तक है, गोदावरी से कृष्णा के बीच में है। उसके बाद चोला की बात किया, ये कावेरी के आसपास पेन्नार और वेगई के बीच में है। और जो नॉर्दर्न तमिलनाडु वाला पार्ट है वहाँ पे जो रूल एस्टेब्लिश हुआ उसका नाम क्या हो गया, पल्लव। और कब हुआ, 6th century AD। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इज बाउंडेड बाय द कोरोमंडल कोस्ट। जो ईस्टर्न पेनिनसुला है उनको अगर बाउंडेड किया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, कोरोमंडल कोस्ट के द्वारा। Although the coastline is flanked by the eastern घाट्स और द स्टेप्स, द घाट्स आर नॉट वेरी हाई। कहता है कि ये जो कोस्टल एरिया है इसको घेरा जाता है किसके द्वारा, तो ईस्टर्न घाट्स के द्वारा। बट ये ईस्टर्न घाट्स जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे सेवरल ओपनिंग्स है ना, कॉज्ड बाय द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द रिवर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी रिवर्स जो पूर्व की ओर बहती है जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उन्होंने इस ईस्टर्न घाट्स जो है इनको काट छांट करके रास्ता बना दिया है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। Thus, communication between the eastern coast on the one hand and the other parts of the Andhra, Tamil Nadu and the other was not difficult in the ancient times। अब नदी ने इस ईस्टर्न घाट्स को काट करके कई जगह रास्ता बना दिया है, तो कम्युनिकेशंस जो है वो होता रहा शुरुआत से ही। द पोर्ट सिटीज ऑफ अरिकमेडु, जो मैंने आपको सबसे पहले मैप में बताया कि अरिकमेडु हो गया, महाबलीपुरम, इसी को मम्बलपुरम कहा जाता है, और कावेरीपट्टनम वेर सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ये समझ में आ गया। 3 यहाँ पे पोर्ट का नाम बताया गया है, तो किस साइड है ये, तो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ है। अब कहता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ये हमने ईस्टर्न पार्ट की बात किया, अब वेस्टर्न पार्ट की बात करता है। We do not have such distinct regional units। जिस तरह से वहाँ पे हमने 4 रीजनल यूनिट्स की बात किया, उस तरह का यूनिट्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन कहता है वी लोकेट महाराष्ट्र बिटवीन द तापी, जिसको दमनगंगा कहा जाता है, ऑन द नॉर्थ एंड द भीमा ऑन द साउथ। मैंने भीमा और तापी के बीच में महाराष्ट्र है। द एरिया कवर्ड बाय द कर्नाटका सीम टू हैव बीन सिचुएटेड बिटवीन द भीमा एंड द अपर रीजन ऑफ द कृष्णा। जो भीमा है और अपर रीजन ऑफ द कृष्णा है, इनके द्वारा किस साइड में, तो नॉर्थ में, और तुंगभद्रा रिवर के द्वारा साउथ में। इन दोनों के बीच में कौन आता है, तो कर्नाटका आता है। ये बात समझ में आ गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम द तुंगभद्रा प्रोवाइडेड ए नेचुरल फ्रंटियर बिटवीन द वॉरियर ग्रुप पावर्स लेइंग टू इट्स नॉर्थ एंड द साउथ। कहता है तुंगभद्रा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा रिवर बहुत ही लंबे समय तक साउथ एंड नॉर्थ जो पावर थे उनके बीच में एक फ्रंटियर्स बना करके रखा। जस्ट एज जैसे चालुक्या और बादामी या राष्ट्रकूटा, ये दोनों क्या थे, तो नॉर्थ साइड थे। इनको बहुत डिफिकल्ट हुआ कि इस नदी को क्रॉस करके अपना एरिया को साउथ में फैलाए। ठीक इसी तरह से जो पल्लवा है, जो चोला है, इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हुआ कि अपने ऑथोरिटी को एक्सटेंड करे, है ना, किस, इस रिवर के नॉर्थ में। तो ये बात कह रहा है तुंगभद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है।
आगे कहता है द कोस्टल एरिया इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला वाज कवर्ड बाय द मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला। केरला के बात समझ में आ गया, केरला कहाँ ये बता दिया। द सी कोस्ट अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो एक मालाबार हो गया और कोरोमंडल हो गया, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो वेस्टर्न साइड होगा वो मालाबार कोस्ट होगा, जो ईस्टर्न साइड होगा वो कोरोमंडल कोस्ट होगा। Although the coast came to have several ports and small kingdoms, communication between the coast and the adjoining area of Maharashtra, Karnataka and Kerala was rendered difficulty by the western ghats with different paths and the cross। तो यही बात कर रहा है, बहुत डिफिकल्टी हुआ, लेकिन बहुत सारे अभी पासेस थे, घाट्स थे, जिनके द्वारा इनको क्रॉस किया जा सकता था, तो डिफिकल्टी होता था। कहता है इन बिटवीन द इंडस, अब बात कर रहा है इन बिटवीन द इंडस Gangetic system in the north and the Vindhya mountains on the south lies the vast range of the lands। मतलब ये आपका इंडस हो गया और ये आपका मतलब ये आपका इंडस हो गया है ना, और ये आपका गंगा हो गया, ये आपका विंध्य हो गया। इस बीच में एक बहुत बड़ा मैदान है, इसी मैदान की बात करता है ना। स्ट्रेच ऑफ लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स बाय द अरावली माउंटेन्स, और यहाँ पे एक अरावली माउंटेन्स है जो इस लैंड को 2 भागों में बांट देता है। माउंटेन्स द एरिया ऑफ वेस्ट द अरावली इज कवर्ड बाय द थार डिजर्ट, यहीं पे थार डिजर्ट है। दो द पार्ट ऑफ राजस्थान आल्सो लाइज द रीजन थार डिजर्ट, ऑल्दो ए पार्ट ऑफ द राजस्थान आल्सो लाइज इन दिस रीजन। इस एरिया में क्या है, तो राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है। The vast expanse of the desert made human settlements impossible in ancient times। इस एरिया में human settlements बहुत टफ था। फिर भी few fertile oasis मतलब जहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है, चारों बगल से पेड़ रहता है, scattered in the desert area settled, and from early times it has been possible to cross the desert by the camels। समझ में आ गया कि जहां पे ओएसिस है वहां पे सेटलमेंट करना आसान था, और इस डेजर्ट को क्रॉस करना कैमल के द्वारा ही संभव था। यही बात कह रहा है। द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द राजस्थान, साउथ में दक्षिण, ईस्टर्न मतलब पूरब, ये वाला पार्ट था राजस्थान का, हैज बीन कंपैरेटिवली फर्टाइल एरिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द खेत्री कॉपर माइंस इन दिस रीजन ह्यूमन सेटलमेंट्स arose in this area in the Chalcolithic period। हम बात करेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड का। उस समय में यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का एक माइंस था जिसको बोलते हैं खेत्री माइंस। बात समझ आ गया, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। अब कहता है राजस्थान सेट्स ऑफ इनटू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान जाके मिल जाता है कहाँ पे, तो गुजरात के फर्टाइल प्लेन्स में, विच आर ड्रेन्ड बाय द वाटर ऑफ द नर्मदा। ये जो गुजरात का फर्टाइल प्लेन्स है, नर्मदा के द्वारा, तापी के द्वारा, माही के द्वारा और साबरमती के द्वारा। ये चारों नदी जो है इनको आप अपने एटलस में खोजिएगा, ढूंढिएगा और लोकेट कीजिएगा। Situated at the end of the northeastern portion of the Deccan Plateau, Gujarat includes the less rainy region of the Kathiawar Peninsula। ये बात समझ में आ गया। The coastal area of this state is fairly indented, allowing the existence of several harbors। है ना, जो गुजरात का जो तटवर्ती एरिया है बहुत ही कटा छटा है, इंटेंडेड है, इतना कटा छोटा है कि वहाँ पे हार्बर्स बनाना या पोर्ट्स बनाना बड़ा ही आसान था। Therefore, since ancient times, Gujarat has been famous for its coastal and foreign trade। इसीलिए गुजरात में कोस्टल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस था, और यहाँ के जो लोग थे बहुत ही इंटरप्राइजिंग ट्रेडर्स होते थे। यही बात कह रहा है। अब कहता है साउथ ऑफ द गंगा यमुना दोआब एंड बाउंडेड बाय द चंबल रिवर ऑन द वेस्ट, द सोन रिवर ऑन द ईस्ट, and the Vindhya mountains and the Narmada river on the south lies the state of Maharashtra, मध्य प्रदेश। समझ में आ गया। मध्य प्रदेश के बारे में बताया कि गंगा यमुना दोआब कहाँ पे, नॉर्थ में, मतलब इस गंगा यमुना दोआब के साउथ में कह रहा है। बाउंडेड बाय क्या, तो चंबल रिवर वेस्ट साइड में, सोन रिवर ईस्ट साइड में, एंड विंध्या माउंटेन्स एंड द नर्मदा रिवर इन द साउथ। कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स। अब हालांकि डिवाइड हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया, ये जब डिवाइड नहीं था तब की बात कर रहा है।
प्रेजेंट मध्य प्रदेश द लार्जर स्टेट, और लार्जर नहीं रहा ये, एंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कहता है ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट्स है और वेस्टर्न है। जो ईस्टर्न पार्ट है मोस्टली कवर्ड बाय विंध्यास, यहाँ पे ज्यादातर विंध्यास है, एंड बिकम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इन द गुप्ता टाइम्स। ईस्टर्न पार्ट गुप्ता टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, कब? 4th and 5th सेंचुरी एडी में। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वो मालवा वाला एरिया है, ये विच बिकेम द सीन ऑफ द हिस्टोरिकल एक्टिविटीज फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी से ही ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट वाला एरिया हो गया। मालवा के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, मालवा एक तरह का हिंटरलैंड था। किसके लिए? तो जो गुजरात पोर्ट्स होता है ना, उसके लिए मालवा का एरिया एक तरह का हिंटरलैंड था। हिंटरलैंड क्या होता है? पृष्ठभाग होता है। जहां पोर्ट होता है उसके जो पीछे वाला एरिया होता है, मतलब 150-200 किलोमीटर पीछे तक, वो सारे एरिया को हिंटरलैंड कहते हैं, है ना। जिसका मालवा पे कब्जा हो जाता था, समझिए गुजरात के पोर्ट्स पे कब्जा हो जाता था, और जिसका गुजरात के पोर्ट पे कब्जा हो जाता था वो मालवा पे कब्जा करने का कोशिश करता था, है ना। मेनी वेज फॉट बिटवीन द दक्कन एंड द नॉर्दर्न पावर्स फॉर द पोजीशन ऑफ द मालवा एंड द गुजरात। बहुत सारे दक्कन के पावर और नॉर्थ इंडिया के पावर इस मालवा और गुजरात पे अधिकार करने के लिए कई लड़ाई लड़े। कहता है द शक एंड द सातवाहनास, जैसे शक नॉर्थ इंडिया में थे और सातवाहना कहाँ थे? तो साउथ इंडिया में। फॉट फॉर द पोजीशन ऑफ दिस की एरिया इन द 1st एंड द 2nd सेंचुरी एडी। ठीक इसी तरह से मराठा जो कि साउथ इंडिया में थे और जो राजपूत जो कि नॉर्थ इंडिया में थे, 18th सेंचुरी में इसी तरह से लड़ाई किए इसी गुजरात और मालवा के लिए। बात समझ में आ गया? आगे कहता है each one of these areas bounded by the rivers and in some cases by the mountains and sometimes identical with the deltas and the plateaus। मतलब कहता है 4 तरह के एरिया की बात किया। कुछ एरिया ऐसा है जो रिवर से घिरा हुआ है, कुछ ऐसा है जो माउंटेन से घिरा हुआ है, एक एरिया ऐसा है जो डेल्टा वाला एरिया है, एक एरिया ऐसा है जो प्लेट्यू वाला एरिया है ना। कहता है एक तरह का यूनिट था और ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में था, विच डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज रोज एंड फॉल, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज उत्पन्न हुए और फिर फेल हुए, मतलब उसका फिर पतन हुआ। On account of difficult communications in vast country and the defensibility of the natural frontiers, it was not easy for the ruling class of one region to establish its rule over all other regions। कहता है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन का गैप था और हर एरिया का अपना अपना डिफेंस सिस्टम था, नेचुरल डिफेंस सिस्टम था, नेचुरल फ्रंटियर्स था। इसीलिए किसी एक रीजन के जो राजा थे, जो शक्ति थी, पावर था, उनके लिए किसी दूसरे रीजन पे जाकर के कब्जा करना आसान नहीं था। यही बात कह रहा है यहाँ पे। इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी रीजन ग्रू इट टू ए डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट हैविंग इट्स ओन स्टाइल ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज। कहता है इसीलिए ये सारे जो यूनिट वाले एरिया थे, जोग्राफिकल यूनिट थे, इनका अपना एक रीजनल और कल्चरल आइडेंटिटी हुआ, डेवलप हुआ। क्या हुआ? इसका अपना ओन स्टाइल ऑफ लाइफ था, इनका अपना ओन लैंग्वेज था। बट इन नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया की बात करें, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करें, तो यहाँ का जो लैंग्वेजेस था वो लगभग डिराइव्ड किया किससे? तो इंडो आर्यन से ही, एंड हेंस हेल्ड मेनी एलिमेंट्स इन कॉमन। और चूंकि सारे लैंग्वेज इस एरिया के इंडो आर्यन से ही डिराइव्ड हो रहे थे, इसलिए इनकी जो लैंग्वेजेस थे उनमें बहुत सारे कम्युनिटीज थे, समानता था। What is further important, almost all over the country, संस्कृत came to be cultivated and understood। सारे जगह संस्कृत जो है वो फैला, डेवलप किया और उसको समझा जाने लगा। लेकिन अगर हम विद माउंटेन्स की बात करें तो विद माउंटेन्स कट राइट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विद माउंटेन कंट्री को पूरब से पश्चिम की ओर एक फैला हुआ विद माउंटेन पूरब से पश्चिम की ओर, और यह पूरे भारत को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ में। द स्पीकर्स ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज लिव्ड इन द साउथ। जो द्रविडियन लैंग्वेज के बोलने वाले हैं वो कहाँ रहते हैं? तो साउथ में रहते हैं, विंध्या के। और जो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो नॉर्थ में रहते हैं। यही बात कह रहा है। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब विंध्य रीजन में आज भी बहुत सारे ट्रैवल्स लोग रहते हैं। हाँ, द कोस्टल areas along the eastern and the western ghats attracted settlers and traders and the south carried the processing। कहता है जो कोस्टल एरियाज है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के आसपास
और जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ये यहाँ पे बहुत सारे सेटलर्स आए, ट्रेडर्स आए, और यहाँ पे बहुत ही फ्लोरिशिंग अवस्था में था फॉरेन ट्रेड, ये बात कर रहा है। द विंध्यास डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इनसर्मोंटेबल बैरियर्स, और विंध्य जो है ना ऐसा बैरियर्स नहीं था जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। एंशिएंट टाइम्स में इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मूव करते थे, नॉर्थ टू साउथ जाते थे या साउथ से नॉर्थ आते थे। दिस लेड टू ए गिव एंड टेक इन कल्चर एंड लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज में इसका बेनिफिट हुआ, आदान प्रदान हुआ। अगेन एंड अगेन द नॉर्दर्न पावर्स मूव डाउन टू द साउथ एंड द साउथर्न रूलर्स मूव टू द साउथ। पावरफुल जो थे नॉर्थ के वो भी साउथ आए, और जो साउथ की पावर थे वो भी नॉर्थ गए, यही बात इसमें कहा रहा है। सो ऑल्सो डिड द ट्रेडर्स, पार्टिकुलर द ब्राह्मण ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड कल्चरल लीडर्स, और इसी तरह से जो ट्रेडर्स थे, जो मिशनरीज थे, जो धर्म प्रचार करते थे, जो कल्चरल लीडर्स थे, पार्टिकुलरली जो ब्राह्मणास थे, ये भी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ गए। द टू वे ट्रैफिक रिमेन्ड कांस्टेंट एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर्स, यही हो गया। इसके कारण टू वे कम्युनिकेशन के कारण एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ, यही है ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑल्दो मोस्ट रीजन्स हैड वेल डिफाइंड नेचुरल फ्रंटियर्स, है ना, जितने भी रीजन थे उसमें से ज़्यादातर का अपना एक डिफाइंड नेचुरल फ्रंटियर्स था। नॉट एवरी रीजन पोजेस द रिसोर्सेस नेसेसरी टू कीप लाइफ गोइंग, लेकिन हर रीजन के पास जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायरमेंट था रिसोर्सेस का, उनके पास पर्याप्त नहीं था। इसीलिए प्री हिस्टोरिक टाइम्स से जो कॉमन नीड्स था मेटल्स का एंड अदर रिसोर्सेज का, उसके लिए नेटवर्क, इंटरकनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, एक इंटरकनेक्शंस देश के अलग अलग भागों के बीच में एस्टेब्लिश किया गया। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हैज एन इम्पॉर्टेंट बीइंग ऑन इट्स हिस्ट्री। ये जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत के इतिहास में। कहते हैं अंटिल द ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप्ड ऑन द लार्ज स्केल पर जब तक ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप नहीं हुए थे, बिकॉज हैवी रेनफॉल ए गुड पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेन्स एबंडेंट इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, कहता है बहुत हैवी रेनफॉल होता था, बहुत ही घना जंगल होता था, इसीलिए इस एरिया में लार्ज स्केल पर सेटलमेंट्स नहीं हुआ था, है ना। इसलिए बोलता है फॉरेस्टेड एरियाज विच प्रोवाइडेड गेम एंड सप्लाइड फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होता था, ये जो पूरा जंगल था यहाँ पे, हाँ, सप्लाइड फॉरेस्ट फ्यूल्स टिम्बर्स, मतलब ये चारा सप्लाई होता था इसी जंगल से, लकड़ी होता था, टिम्बर होता था, ये सारे यहाँ पे फ्यूल्स के लिए जलावन होता था, सब इस जंगल से ही सप्लाई होता था। प्रारंभिक समय में व्हेन बर्न्ट ब्रिक्स नहीं थे, नॉट मच इन द यूज, टिम्बर हाउसेस, लकड़ी के घर, एंड पेलेसाइड्स, लकड़ी के महल बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट। दे हैव बीन फाउंड इन द पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में इसके प्रमाण है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, पाटलिपुत्रा क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया था फॉर कंस्ट्रक्शन एंड, देखिए ये सब जो याद रखिएगा, हम आएंगे फिर से बताएंगे। एंड टूल मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन्स इंक्लूडिंग सैंडस्टोन आर अवेलेबल इन द कंट्री। The earliest human settlements are naturally found in India in the hilly areas in those river valleys which are situated between the hills. मतलब earliest human settlements कहाँ हुआ, hilly areas में, या ऐसा रिवर जो वैलीज के बीच से क्रॉस करता है वहाँ। In historical times more temples and pieces of sculptures were made of the stone in the Deccan in the South India देन इन द प्लेन्स नॉर्थ इंडिया। मतलब हिस्टोरिकल टाइम की बात करें तो जो स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्तियाँ जो बनाया जाता था वो ज़्यादातर स्टोन्स के बनाए गए, कहाँ, तो दक्कन में। कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, दक्कन में स्टोन के स्कल्पचर जो बनाए गए वो ज़्यादा संख्या में था, यही बात कहा गया। अब बात करता है कॉपर का। चलिए इन सारे चीज़ों को जानने से पहले हम एक बार आपको मैप दिखा देते हैं, इस मैप को समझिएगा, है ना। ये खैत्री है, ये कोलार है,
चित्रदुर्ग है, बेल्लारी है, रायचूर है ना। यहाँ पे ये 3 डॉट वाला जो है ये कॉपर वाला है, ब्लैक ब्लैक जो है ये आयरन है, और जो सर्किल में है ये गोल्ड है। तो ये जितना भी दिख रहा है, गोवा हो गया है ना, कुरनूल हो गया, गुंटूर हो गया, आदिलाबाद हो गया, ये सारी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आयरन के लिए फेमस है। रायचूर हो गया और कोलार किसके लिए फेमस है? तो ये आपका गोल्ड के लिए हो गया। और यहाँ पे खेतरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका कॉपर के लिए फेमस है। आगे बात करें, कॉपर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री। द रिचेस्ट कॉपर माइंस आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, पार्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंहभूम। कहता है कॉपर का जो बेल्ट है लगभग 130 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट है ना। द अर्लीस्ट पीपल हु यूज्ड कॉपर इम्प्लीमेंट्स इन बिहार एक्सप्लॉइट द कॉपर माइंस, कहाँ का? तो सिंहभूम का, हजारीबाग का, है ना। एंड मेनी कॉपर टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द साउथ बिहार एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। रिच कॉपर डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन द खेतरी माइंस, जो भी मैंने बताया, कहाँ पे? तो राजस्थान में। These were tapped by the both pre-Vedic and the Vedic people। ये जो कॉपर है ना, इसको प्री वैदिक, वैदिक से पहले के लोग और जो वैदिक के लोग थे वो इनको यूज करते थे। Who lived in the areas now covered by the Pakistan, है ना, उस एरिया में रहते थे जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, गुजरात कहते हैं, राजस्थान कहते हैं, गंगा यमुना दोआब कहते हैं। Numerous copper belts have been found in the खेतरी जोन। खेतरी जो जोन है, जो भी मैंने मैप में दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर बेल्ट हैं। एंड दे सीम टू बिलोंग टू ए पीरियड एंटिटी टू इतना BC, इस BC से पहले का ये सारे हैं। सिंस कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, कहता है कॉपर जो है पहला मेटल है जिसको यूज किया गया। इट इज इन्वेस्टेड विद अ ग्रेट प्योरिटी, इसलिए इस पे बहुत ही ज़्यादा शुद्धता, आस्था किसका है? हिंदू का है। एंड कॉपर यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स, जब भी किसी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं तो उनमें कॉपर को यूज किया जाता है। क्लियर? आगे बात कहता है, देखिए, कंट्री प्रोड्यूस पार्टिकुलरली नो टीन, भारत में टीन तो होता नहीं था। दिस वॉज द स्केयर इवन इन द एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स में भी ये बहुत ही कम ही था। देयर इज रीजन टू बिलीव दैट इट वॉज फाउंड इन राजस्थान, साउथ मध्य प्रदेश एंड बिहार, बट इट डिपोजिट हैव बीन ऑलमोस्ट यूज। ये थोड़ा सा हमको ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में टीन पाया जाता था, लेकिन ये सारे अब हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया। कहता है ब्रॉन्ज जो बनता है वो कॉपर में टीन को मिक्स करके बनता है। सो वी डू नॉट फाइंड मेनी क्या ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास टीन ही नहीं था। टीन ब्रॉन्ज तब बन जाता है जब कॉपर में टीन को मिलाते हैं। द हड़प्पन्स पॉसिबली प्रोक्यूर्ड सम ऑफ स्टीन फ्रॉम राजस्थान, जो हड़प्पन टीन कहाँ से लाते थे? राजस्थान से लाते थे। लेकिन मेनली वो उसका जो सप्लाई होता था टीन का कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से होता था। इवन दिस वाज द लिमिटेड मात्रा में ही होता था। हिंस ऑल्दो द हड़प्पन पीपल यूज ब्रॉन्ज टूल्स बट देयर नंबर कंपेयर टू दोज लाइक वेस्टर्न एशिया के सिविलाइजेशंस या इजिप्ट के सिविलाइजेशन या क्रीट के लोग जो थे, उनका जो औजार था उसकी तुलना में हड़प्पन्स के लोगों का जो टूल्स था उनमें ब्रॉन्ज बहुत ही कम मिला है। एंड देयर टूल्स कैरी ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टीन, और जो भी मिला है ब्रॉन्ज का उसमें टीन का जो परसेंटेज है बहुत ही कम। देयरफॉर द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया हैड नो प्रॉपर ब्रॉन्ज एज, इसीलिए अगर कहा जाए तो भारत में प्रॉपरली ब्रॉन्ज एज आया ही नहीं। दैट इज एन एज विच टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ऐसा जिसमें कि ब्रॉन्ज का ही टूल्स और औजार बनाए जाते हैं, उनको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। प्रॉपरली भारत में आया ही नहीं। आगे कहता है स्टार्टिंग विद द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, इंडिया डेवलप्ड इंटीमेट कनेक्शन विद द बर्मा एंड द मलेशिया मले पेनिनसुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ से टीन को बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता था। दिस मेड पॉसिबल द यूज ऑफ ब्रॉन्ज ऑन द लार्ज स्केल स्पेशली फॉर द स्टेच्यूज ऑफ द गॉड इन द साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया में जो गॉड का स्टेच्यू बनाया जाता था उनमें ये ब्रॉन्ज बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज किया गया, और इस ब्रॉन्ज को बनाने के लिए जो टीन लाया जाता था वो बर्मा अर्थात आज का म्यांमार और जो मलय पेनिनसुला है वहां से लाया जाता था। टीन फॉर द बिहार ब्रॉन्ज ऑफ द पाला टाइम्स, टीन फॉर द बिहार ब्रॉन्ज फॉर द पाला टाइम्स वेयर पॉसिबली ऑब्टेन फ्रॉम गया, हजारीबाग एंड रांची। कहता है अगर पाल के समय की बात करें तो उस समय में टीन को बड़े पैमाने में पाया जाता था। कहाँ से? गया से, हजारीबाग से और रांची से।
For Hazaribagh, tins were ores were smelted till the middle of the last century. मतलब अगर 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के मध्य तक हजारीबाग के जो टीन के ओर्स हैं उनको पिघला करके टीन बनाने का हमको प्रमाण मिलता है ना। लास्ट सेंचुरी, ये बुक लिखा गया है 20th सेंचुरी में, इसलिए ये 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। अब कहता है इंडिया हैज बीन रिच इन आयरन ओर्स। अब आयरन ओर्स की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। वंस द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग यूजिंग बेल्लो, धोकनी समझते हैं, धोकनी, वो जिस समय लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, तब आयरन कुड बी यूज्ड फॉर द वॉर्स एंड द मोर यूजफुली फॉर द क्लियरेंस ऑफ द जंगल्स एंड फॉर द डीप एंड रेगुलर कल्टिवेशंस। मतलब जब से धोकनी का, बेल्लोस का यूज करना मानव ने शुरू किया, तब से आयरन का हथियार या आयरन को यूज करके औजार से जंगल को साफ करना, डीप कल्टीवेशन करना, रेगुलर कल्टीवेशन करना संभव हो पाया। द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन द मगध इन द 6th century, 6th and 4th century BC on much of the ability to iron just south of this region. साउथ के इस रीजन में जो आयरन मिला है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि मगध एक एम्पायर बन पाया। द लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन मेड अवंती with its capitals, कहाँ तो उज्जैन, an important kingdom in the south in the 6th and 5th century BC। अवंती के बारे में बोल रहा है कि बड़े लार्ज स्केल पर जो आयरन मिला है, इसके कारण अवंती बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम बना और उसका राजधानी कहाँ था, उज्जैन। The सातवाहनास and the others powers which arose south of the विंध्यास। सातवाहना के बारे में बताया था, सातवाहना कहाँ कहाँ था, तो वो गोदावरी और कृष्णा के बीच में था, उसके बारे में बोलता है। एक्सप्लॉइटेड आयरन ओर्स ऑफ द आंध्रा एंड कर्नाटका। आंध्रा और कर्नाटका का जो आयरन ओर्स था उनको बड़े पैमाने पे यूज किया सातवाहना लोगों ने। कहता है आंध्रा पोजेज रिसोर्सेज इन लीड। अब हम बात करते हैं शीशे की। ये जो लीड है विच एक्सप्लेन्स द लार्ज नंबर ऑफ leads coins in the kingdom of the Satavahana, who ruled over the Andhra and Maharashtra in the first 2 centuries of the Christian era. Lead may have also been obtained from towns of Rajasthan. मतलब इस एरिया में बड़े पैमाने पे शीशे प्राप्त होते थे, इसीलिए सातवाहना ने शीशे के सिक्के जारी किए, और सिक्के कहता है राजस्थान से भी प्राप्त किया जा सकता है। The earliest coins called the Panchmad coins were made largely of silver, although this metal is rarely found in the country। ये देखिए सिल्वर की बात कर रहा है। पंचमार्ड कॉइन्स, शुरुआत में जो कॉइन्स होते थे बस उसमें एक मतलब सिंबल मार दिया जाता था, उसको कहा जाता है पंचमार्ड कॉइन्स, है ना। although this metal is rarely found in the country, however silver mines existed in early times in the खड़गपुर हिल्स। कहाँ पे, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहाँ पे ये जो सिल्वर का माइंस है वो एग्जिस्ट कर रहा था। आगे कहता है एंड दे आर मेंशन्ड एज लेट एज द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय तक इसका मेंशन किया गया है चांदी के खान के बारे में। दिस अकाउंट्स फॉर द यूज ऑफ द व्हाइट मेटल इन द अर्लीस्ट पंचमार्ड कॉइन्स फाउंड इन बिहार। क्लियर। अब कहता है हम गोल्ड की बात करते हैं। कहता है बड़े पैमाने पे जो गोल्ड के डस्ट हैं विच वर कैरिड बाय द रिवर स्ट्रीम्स, जो रिवर की धाराएं हैं जो हिमालय से निकलती है वो अपने साथ गोल्ड डस्ट को बहा के ले जाती थी। वह कलेक्टेड फ्रॉम द डिपोजिट्स ऑफ द रिवर्स चैनल्स इन द प्लेन्स, और मैदानी भागों में रिवर के चैनल से उनको कलेक्ट किया जाता था। दीज डिपोजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर्स। ये जो डिपोजिट्स है उसको कहा जाता है प्लेसर्स। गोल्ड इज फाउंड इन द कोलार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटका। इस पे मूवी बनी हुई है। ए वेरी अर्ली ट्रेस ऑफ गोल्ड हैज बीन फाउंड एट द न्यू स्टोन एज साइट अराउंड 1800 BC। बस हमको क्या मिला है, एक ट्रेस मिला है, इसको बस याद रखिएगा, ट्रेस मिला है 1800 BC का इन कर्नाटका। वी हैव नो इंडिकेशन ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन टिल द बिगिनिंग ऑफ द 2nd century AD। बस यहाँ ट्रेस मिला है, लेकिन हमको इसको एग्जैक्ट इसका एक्सप्लॉयटेशंस का हमको सबूत नहीं मिलता है। कब तक, 2nd century AD तक। कोलार इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द गंगास ऑफ द साउथ कर्नाटका। साउथ कर्नाटका में एक रूलिंग डायनेस्टी था गंगास, उसका कैपिटल क्या था, तो कोलार।
याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलार सोना खान पे एक बेस्ड मूवी बनी है, इसीलिए ये कोलार किसका कैपिटल था, तो ये गंगास का था, इसको ध्यान में रखिएगा। मच ऑफ द गोल्ड यूज्ड इन द अर्ली टाइम्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड द रोमन एम्पायर, है ना। ट्रेड जो होता था ना, उससे सेंट्रल एशिया एंड रोमन एम्पायर से बहुत ही बड़े पैमाने पे गोल्ड प्राप्त किया जाता था। गोल्ड कॉइन्स therefore came into regular use in the first 5 centuries of the Christian era, as the local resources were not sufficient to maintain the gold currency over a long spell of time। अब यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज था वो गोल्ड करेंसी को मेंटेन करने के लिए सफिशियंट था ही नहीं। जैसे ही आउटसाइड से गोल्ड का भारत में आना बंद हुआ, गोल्ड कॉइन्स बिकेम रेयर। क्लियर। कहता है इन एंशियंट टाइम्स इंडिया आल्सो प्रोड्यूस्ड ए वेराइटी ऑफ प्रीशियस स्टोन इंक्लूडिंग पर्ल्स, एस्पेशली इन सेंट्रल इंडिया, ओडिशा एंड साउथ इंडिया। प्रीशियस जो स्टोन्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट आइटम of trade and articles which were eagerly sought for the Romans in the early centuries of the Christian era। मतलब आपको मैंने बताया सारे मेटल्स नॉन मेटल्स का जो ट्रेड होता था, जो इम्पोर्टेंस होता था, उनके बारे में। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। ये आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, इन सारे 6 क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए अगर आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।